हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज अपन करेंगे पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग? डिस्क्राइब इट्स नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है, एक कॉन्वर्जेसन के टाइप में, जिसमें आप एक या एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हो, अपने कस्टमर से बात करते हो, उनको बताते हो आपका प्रोडक्ट किस बारे में और आप उनको बताते हो कि आपको ये सामान क्यों ख़रीदना चाहिए और इन दी एंड आप जो है वो सामान उनको बेच ही देते हो। इट इज़ नोन एज पर्सनल सेलिंग। नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग, इसमें होता है पहला, पर्सनल सेलिंग फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, यानी कि आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो। और दूसरा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हो। सेकंड है B2B एंड B2C सेलिंग। ये सब है अपने नेचर, ठीक है। B2B यानी कि आप एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हो अपने बिजनेस से कस्टमर को बताने के लिए कि आपका प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट किस काम का है, आपके क्या काम आएगा। एंड B2B सेलिंग में क्या होता है, आप पर्सनल जाते हो, ठीक है। यानी कि आप B2C सेलिंग में आप एडवर्टीजमेंट्स लगाते हो और B2B सेलिंग में आप सामने से जाके बताते हो। नेक्स्ट इज सेल्समैनशिप इज़ आर्ट एंड साइंस। आर्ट क्योंकि आपको अलग अलग क्रिएटिविटी बतानी पड़ती है, अलग अलग कस्टमर्स को आप किस हिसाब से हैंडल करते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो, क्योंकि आप सारे कस्टमर्स को एक ही तरीके से, एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते, एक ही चीज़ से आप हैंडल नहीं कर सकते। आपको अलग अलग कस्टमर्स के लिए अपना अलग अलग क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, अलग अलग उनको समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक आर्ट है एंड ऑल्सो ये एक साइंस है, क्योंकि आप बेसिक प्रिंसिपल्स आप इसमें समझते हो, कंज्यूमर्स के जो रूल्स है, जो प्रोसेस है कि कैसे किसी बायर को आप इंड्यूस करते हो परचेस करने के लिए, तो वो एक साइंस का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड यानी कि आप फेस टू फेस किसी से मिल रहे हो या फिर टेलीफोन से आप बात कर रहे हो। ऑनलाइन मेथड यानी कि जो भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, नायका, मिंत्रा, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ऑनलाइन मेथड में आ जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़। सेलिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर आप एक ऐसा काम करते हो जिसके अंदर आप पोटेंशियल कंज्यूमर्स निकालते हो, आप उनसे कांटेक्ट करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, उनसे सेल्स लेते हो, ठीक है। ये सारा जो सामान है ये आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, सेलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। और नॉन सेलिंग में क्या होता है, आप जिसमें रिपोर्ट ना आप बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, ट्रेन करते हो सेल्स पर्सन को, वो आपके आ जाता है नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ में। अब कैरेक्टर्स क्या है पर्सनल सेलिंग के? यानी बायर सेलर इंटरेक्शन। ये तो ऑब्वियस है कि एक बायर है, एक सेलर है, एक सेलर को बताना है अपने बायर को कि वो क्या क्या काम करता है उनका प्रोडक्ट, तो ये एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि आप डायरेक्ट बात करते हो कंज्यूमर से। फिर एक होती है पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब कि आप कंज्यूमर को पुश करते हो टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, कि आपको ये ख़रीदना ही चाहिए, अरे आपको पता ही नहीं है कि इसके बारे में कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो यह है एक पुश स्ट्रैटेजी। फिर है कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, क्योंकि सारे कस्टमर्स अलग होते हैं तो आपको अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है उन सबको हैंडल करने के लिए, तो वो हो जाता है कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि एक ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपका क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, इस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट इज़ मोर एंगेजिंग, क्योंकि आप सामने से सेल्स को प्रेजेंट कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी मोर एंगेजिंग। उनको पता चलना चाहिए कि आप, कस्टमर्स को पता चलना चाहिए कि आप कितने होशियार हो, आपको कितना कुछ आता है, आप कितने अच्छे से आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। फिर है क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इसके अंदर आपको सामने से हाथों हाथ पता चल जाता है, इधर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस, या फिर वो सामने से कस्टमर खुद ही बता देता है उनका रिस्पॉन्स क्या है। नेक्स्ट है कस्टमर फीडबैक, क्योंकि दोनों लोग बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों को सब अच्छा लगे, दोनों हर एक चीज़ पे सेटिस्फाई हो, तो एक कस्टमर फीडबैक लेना भी ज़रूरी है।
नेक्स्ट इज़ कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप, क्योंकि आप इतना अगर अच्छे से किसी को ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी टू सर्च आउट प्रोस्पेक्ट्स, आप क्वालिटी निकाल रहे हो, आपको प्रोस्पेक्ट्स निकालने हैं अपने बेस बिल्ड करने के लिए। आपको नए कस्टमर्स चाहिए, आपको ये समझना है कि क्या किस चीज़ की डिमांड है एंड हाउ इट विल बेनिफिट यू एंड द कस्टमर। तो स्टिमुलेटिंग डिमांड है। फिर इन्फॉर्मिंग, एजुकेटिंग एंड गाइडिंग, क्योंकि आपको इन्फॉर्म भी करना है, उनको एजुकेट करना है, क्योंकि सबको थोड़ी पता है कि आपका प्रोडक्ट किस हिसाब से बना है, किसके बारे में बना है, किस चीज़ के लिए बना है, इसीलिए। फिर है टू सर्व द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। नए कस्टमर बनाने के चक्कर में आप एग्जिस्टिंग को ही छोड़ दो तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी अच्छे से सर्व करना है। टू डू द एंटायर सेलिंग जॉब, हर एक चीज़ करनी, लोकेटिंग द प्रोस्पेक्ट, टू सेलिंग द प्रोडक्ट, सर्विंग टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, आफ्टर सेल सर्विसेज और ये सब, और डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का सेल्समैनशिप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप कुछ सेल कर रहे हो, आपका बिहेवियर ख़राब है तो आपके पास कोई नहीं आएगा वापस सेल कुछ खरीदने के लिए, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू कलेक्ट एंड रिपोर्ट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मार्केट की इन्फॉर्मेशन, क्या क्या कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, उनका क्या क्या है अप्रोच, वो बताना है। स्ट्रेंथनिंग ब्रांड इमेज, ये बताना है कि आपका ब्रांड कितना अच्छा है, उसमें क्या क्या क्रुएलिटी फ्री ब्रांड है, फलाना फलाना, ये सब अच्छी अच्छी बातें। हेल्पिंग इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप सेल्समैन हो, आप नहीं बताओगे कस्टमर्स को कि क्या नया आया है तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो आपको नए कस्टमर्स को बताना चाहिए कि आपके यहाँ पे क्या क्या नया सामान आया है, व्हाट आर यू ऑल लॉन्चिंग। हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग मार्केट पोजीशनिंग, कोई सीधा सामान खरीदने मैन्युफैक्चर के यहाँ तो नहीं जाएगा ना, ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको ये ऐसे खरीदना चाहिए, ये आपके इस काम पे आएगा। तो इससे क्या होता है, एक मार्केट में पोजीशन बन जाती है कि नहीं, यहाँ पे जाते तो यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर प्रोवाइड सपोर्ट टू मिडल मैन ऑफ द कंपनी, क्योंकि B2B बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस, तो आप मिडिल मैन को भी अच्छे से समझा सकते हो कि ये अपना सामान है, ये काम है इसका, तो वो भी आगे जाके अच्छे से समझाता है। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स यानी जो चीज़ क्वांटिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड। पहला है सेल्स वॉल्यूम निकालना, फिर है टू ऑब्टेन सेल्स वॉल्यूम इन स्पेसिफाइड नंबर्स, प्रॉफिट क्या क्या हुआ, लॉस क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, कुछ लिमिट में रखना चाहिए एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक शेयर्स, मार्केट शेयर वगैरह, ये सब जो होते हैं क्वांटिटेटिव होती है। सेकंड है राइट सेल्स क्लोजिंग टेक्निक, तो इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे सेल्स की क्लोजिंग टेक्निक, कैसे कैसे आप सेल्स क्लोज करते हो। पहला है चॉइस क्लोज। चॉइस क्लोज यानी द प्रोस्पेक्ट इज जेंटली गाइडेड टू चूज बिटवीन टू आइटम्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, विच मॉडल ऑफ वॉशिंग मशीन वुड यू प्रेफर, आप ये वाली मॉडल करोगे प्रेफर या फिर वो वाली। अब आप कस्टमर के पास क्या एक ही ऑप्शन है, या तो वो पहली वाली को हाँ बोले या फिर दूसरी वाली को, ठीक है। ये है चॉइस क्लोज। फिर है माइनर पॉइंट क्लोज, यानी टेकिंग कन्फर्मेशन ऑन माइनर पॉइंट्स। अच्छा, ये आप कौन सी वाली मॉडल की कार लोगे, प्रीमियम मॉडल लोगे या डीलक्स मॉडल लोगे। अच्छा, प्रीमियम लोगे तो आपका पेमेंट क्या रहेगा, कैश या फिर ऑन क्रेडिट बैंक, ठीक है। अच्छा, कब तक आपको डिलीवरी करवा दूँ, ये सब होता है माइनर पॉइंट क्लोज। छोटी छोटी बातों से यस निकलवाने को अपन माइनर पॉइंट कहते हैं। फिर है अजम्पटिव क्लोज, यानी विल यू ईट इट हियर इन द रेस्टोरेंट और टेक अवे। आप कहीं पे गए एंड सामने वाला वो सेल्स पर्सन जो है वो एज्यूम कर रहा है कि आप तो ये लेके ही जाओगे, अब कैसे लेके जाओगे वो उसे नहीं पता है, तो वो आपसे पूछ रहा है। द नेक्स्ट इज स्टिम्युलस रिस्पॉन्स क्लोज। स्टिम्युलस रिस्पॉन्स यानी एक ऐसा सेल्समैन, जैसे अपन बोलते हैं एक लैंग्वेज में डॉडकला सेल्समैन। आई डोंट नो इफ़ दिस लैंग्वेज इज़ फेमिलियर टू यू, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही लैंग्वेज बोली जाती है ना, कि कोई है बहुत ज़्यादा ही अपने आप को होशियार समझ रहा है नो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, बल्कि आता कुछ नहीं लेकिन स्मार्ट बनना है। तो वैसा वाला सेल्समैन कि अच्छा आपको अपनी शादी की ड्रेस लेके जानी है, तो आपको तो अपनी शादी की ड्रेस इतनी अच्छी लेके जानी होगी कि कोई पहनेगा नहीं, तो एक टोन भी तो ऐसी होती है कि आप लेके तो जाएगी वाला।
ये वाला होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्लोज। फिर है समरी क्लोज, यानी आप सारे सम अप करते हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स। फिर स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज, यानी आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देते हो कि ये जो है ना, ये बहुत कम पीसेस बचे, अगर ये भी आप चला गया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। फिर है स्पेशल डील क्लोज, यानी कि आप एक बेस्ट डील उनको दे रहे हो कि ये वाला सामान जो है ये तो बहुत ही अच्छा सामान है, इसके ऊपर हम आपको ये स्पेशल डील दे रहे हैं, ये ऑफ़र दे रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर है सक्सेस स्टोरी क्लोज। सक्सेस स्टोरी क्लोज में क्या होता है कि एक आपके किसी दूसरे कस्टमर ने भी कुछ ये सामान ख़रीदा है एंड आप उसकी स्टोरी दूसरे कस्टमर को बता रहे हो जो सामने ख़रीदने आया है। फॉर एग्जांपल कि आप ना, हमारे पहले वाले कस्टमर भी ये लेके गए थे, उनको भी यही दिक्कत आ रही थी वॉशिंग मशीन के अंदर, बट फिर उन्होंने हमारे यहाँ से ये वाला मॉडल परचेज़ किया और अब वो खुश है। ठीक है। फिर है क्लोजिंग ऑन रेजिस्टेंस, यानी जो भी कस्टमर के जो डाउट है उन सबको क्लियर करना कि आप टेंशन मत लो, ये सामान जो है मैं आपको घर पे पहुंचा दूंगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये अच्छे से वर्क करेगा। फिर है टर्न ओवर क्लोज, यानी कि कोई कस्टमर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जिसका जवाब देना मुश्किल है उस स्पेसिफिक सेल्स पर्सन के लिए, तो वो कहेगा कि सर ये तो मुझे पता नहीं है, इसका आंसर मुझे आता नहीं है, मैं अपनी किसी टीम के सुपना इंसान को बुलाता हूँ जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। फिर है प्रिटेंड टू लीव क्लोज। प्रिटेंड टू लीव क्लोज में क्या होता है, आपने सेल्स की प्रेजेंटेशन दे दी, सब कुछ समझा दिया और आप उस जगह से चले गए, पर आपका ध्यान अपने उस कस्टमर पे ही है कि उस इंसान के पास उसको समझना वो क्या ले रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका पूरा फोकस उस आदमी की तरफ है, लेकिन उस आदमी को नहीं पता चलना चाहिए कि कि आपका फोकस उसकी तरफ है। फिर है पपी डॉग क्लोज, यानी कि आप ना पहले ट्राई करो और फिर परचेज़ करो। जैसे घड़ी का एक बहुत फेमस ऐड है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी कि जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा अच्छा है या बुरा है, तो वो आप पहले यूज़ करो। फिर है नो रिस्क क्लोज, यानी कि कोई सामान, रैशनल कंज्यूमर है, कोई सामान उसको ख़रीदना है, अब उसने क्या बोला है कि क्या होगा अगर ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो फिर आपका ये रिस्पॉन्स है उसके लिए कि आप, अगर ये चीज़ ख़राब हो जाती है, ये कपड़ा कुछ फेड वेड हो जाता है, तो हम रिफ़ंड कर देंगे या फिर हम रिटर्न कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है। द लास्ट वन इज़ लॉस्ट सेल क्लोज, यानी कि अब आप ना, सेल्स पर्सन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो कंज्यूमर कुछ नहीं खरीदने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ सेल्स रिपोर्ट and explain its features, objectives, importance and type। सेल्स रिपोर्ट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिखी हुई होती है, इसको अपन सेल्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। फीचर्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट क्या है, क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट एंड करेक्ट। क्लियर यानी कि इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी रीडेबल मैनर, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, ईजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, अच्छे से समझ आने जैसा ही लिखा होना चाहिए। कंसाइज यानी कि छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आप उसके अंदर चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफिक्स डाल दो तो वो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, यानी कि जो भी आप डेटा लिख रहे हो इट हैज़ टू बी करेक्ट। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, हर एक चीज़ को मॉनिटर किया होना चाहिए, एनालाइज किया होना चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है वो सब चीज़ भी लिखी होनी चाहिए। फिर अंडरस्टैंड द कंपटीशन इन द मार्केट एंड मिटिगेट द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इवेल्युएटिंग द रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर क्या क्या जो है आपके रेवेन्यू जनरेट करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको आपको इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है जिससे अपन को, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या चीज़ है जो कंपनी को लॉस में लेके जा सकती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना ये होता है एक सेल्स रिपोर्ट का काम। फिर ऐसे प्रोडक्ट्स भी जो ज़्यादा मार्केट में चल नहीं पा रहे,
चल रहे हैं लेकिन उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे जितनी ज़्यादा स्पीड से उनको बढ़ना चाहिए। फिर डिटरमाइनिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, यानी कि कौन कौन जो है सबसे ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, कौन कौन जो है किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं। ठीक है। फिर है फाइंडिंग मोर सुटेबल प्रॉस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी आपने जो प्रोडक्ट अब लॉन्च कर दिया है उसके हिसाब से कौन से जो कस्टमर्स है आपको और वैसे लगेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट की क्या क्या टाइप्स होती है? प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट। कॉल रिपोर्ट यानी कौन कौन से ऑर्डर लिए, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है, क्या क्या नेगोशिएशन हुआ, क्या क्या कस्टमर सपोर्ट पे क्या क्या दिक्कतें आई। ठीक है, ये सब होती है कॉल रिपोर्ट। फिर है सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट, यानी कि बेसिक प्लानिंग एंड आउटलाइनिंग ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम्स। फिर है एक्सपेंस रिपोर्ट, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर जो भी खर्चा हुआ है सेल्समैन का, ट्रैवल का या वहाँ जाने का, वो खर्चे की रिपोर्ट। ठीक है, वो है एक्सपेंस रिपोर्ट। फिर है द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सपेंस वाली रिपोर्ट। ठीक है, हो गई। फिर न्यू बिजनेस रिपोर्ट, क्या क्या आपने न्यू बिजनेस किया, उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए रहा है। फिर है लॉस सेल्स रिपोर्ट। लॉस सेल्स रिपोर्ट यानी किस में अपन लॉस बनाया, कौन सी अपन की जो चीज़ है वो चल नहीं पाई। फिर है कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट, कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई, कहाँ कहाँ से कंप्लेंट्स आई, किस चीज़ के लिए कंप्लेंट्स आई, क्या डिलीवरी में कोई गलती हुई थी या फिर कोई सामान गलत पहुँच गया था वो। ठीक है। द नेक्स्ट इज डिफाइन सेल्स मैनुअल, राइट द कंटेंट इंक्लूडेड इन सेल्स मैनुअल। सेल्स मैनुअल क्या होती है? एक ऐसी मैनुअल जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे होते हैं, सारा प्रोसीजर्स लिखा होता है, रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो एक सेल्स पर्सन को गाइड करते हैं थ्रू आउट हिज जर्नी, कि क्या क्या चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें रूल के हिसाब से चलनी चाहिए। ठीक है। कंटेंट्स ऑफ सेल्स मैनुअल। सेल्स मैनुअल में क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कंटेंट्स ऑफ सेल्स मैनुअल सबसे पहले होता है उसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी टेलीफोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस जहाँ पे ये जो भी रहते हैं सेल्समैन उनका। ठीक है। फिर सेलिंग स्ट्रेटजीज़, क्या क्या होना चाहिए? क्लाइंट की प्रोफाइल, करंट क्लाइंट, रेफरेंस, बाहर क्या चल रहा है कौन इन्वायरमेंट में, ये वाली सेलिंग स्ट्रेटजीज़। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट की पोजीशन है, कैसे लोग खरीद रहे हैं, कैसे लोग नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है। फिर है कंपटीशन, यानी कौन कौन से की कॉम्पिटिटर्स है। प्राइसिंग और वैल्यूएशन, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक प्राइस के हिसाब से होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने ही कॉम्पिटिटर्स अलग प्राइस पे बेच रहे हैं। फिर है गारंटी, यानी किस तारीख तक आपको किस कौन सी गारंटी देनी चाहिए, पैम्पलेट्स वगैरह। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स, वीडियो प्रेजेंटेशंस या फिर ऑडियो ना फेस टू फेस प्रेजेंटेशंस, ग्लॉसरी, सारे एब्रीविएशन जो भी छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं उनको समझाया हुआ। रिकॉर्डर इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर है रेफरेंस मटेरियल, क्या क्या आपने रेफरेंस यूज़ की सेल्स मैनुअल बनाने में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वो है क्रिएटिव सेलिंग के स्टेप्स। क्रिएटिव सेलिंग के स्टेप्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे पूरी वाली में, और मैं अभी भी कर देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले होता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, क्या क्या उनको चाहिए रहेगा सामान। ठीक है। फिर होता है प्रिपेयरिंग, यानी कि आप प्रिपेयर कर रहे हो अपना सारा प्रेजेंटेशन वगैरह, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कैसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर आता है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है कि आप कैसा उन पे इम्प्रेशन बना रहे हो। ठीक है, अपना बिहेवियर, आपकी अपीयरेंस, एक्सप्रेशंस, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ये सब। फिर है मेकिंग द प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने अब बना लिए है, नाउ यू आर कम्युनिकेटिंग द प्रेजेंटेशन। कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए। कैंड अप्रोच, यानी कि जो एक मेमोराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कैंड के अंदर आता है आप किसी कंपनी के लिए जो बना रहे हो प्रेजेंटेशन, वैसी वाली। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछेंगे, सब आपकी बात पे अग्री हो जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आगे सामने वाला आपसे कर रहा है उसका जवाब आपको आना चाहिए, या फिर नहीं भी आना चाहिए तो आपको हैंडल करना आना चाहिए उसके क्वेश्चन को। फिर है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप
देखोगे कि आपको कैसे क्लोज़ करना है। डायरेक्ट क्लोज़ यानी कि आप सीधा बोल रहे हो कि आपने ये तो आप ले रहे हो, यानी फिर होता है साइलेंट क्लोज़। पहले डायरेक्ट क्लोज़ यानी आप डायरेक्ट क्लोज़ कर रहे हो, साइलेंट क्लोज़ यानी कि आप वेट कर रहे हो कस्टमर के रिप्लाई का। ऑल्टरनेट यानी आपने एज्यूम कर लिया है कि उसने तो ख़रीदने का सोच ही लिया है कंज्यूमर ने, वैसा वाला। फिर है फॉलो अप यानी कि आप जो है अब आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हो। ठीक है। द नेक्स्ट इज डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। सेल्स मैनेजमेंट क्या होती है? सेल्स को मैनेज करना। मैनेज कैसे होता है? प्लान करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके अंदर आपको रिक्रूट भी करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, पैसे देने पड़ते हैं, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ये होता है सेल्स मैनेजमेंट। और सेल्स मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? इससे अटेन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और जो भी उस मेन सेल्स पर्सन के भी जो गोल्स हैं वो अलाइन करने चाहिए। और वो गोल्स क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ। फिर है एड्स इन बेटर प्लानिंग, अच्छे से आप प्लान्स बना सकते हो। फिर है मैक्सिमाइज द सेल्स, यानी कि अच्छे स्मार्ट प्लान से क्या होता है? सेल्स मैक्सिमाइज होती है। फिर फॉस्टर स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, यानी एक अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप, एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एज वेल एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डेवलप्स रिजल्ट ड्रिवन सेल्स फोर्स, जो भी जो सेल्स फोर्स है वो एक अच्छा एक रिजल्ट क्रिएट करे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, किस चीज़ के लिए काम आती है? सबसे पहले क्या काम आती है? बजटिंग के लिए, सेल फोरकास्टिंग के लिए, क्या क्या सामान अपन को चाहिए, क्या क्या सामान अपन को खरीदना है, क्या क्या बाकी है, कैसे अपन को बजट बनाना है, कौन से लोगों को ध्यान में रख के बनाना है। सेल्स टीम स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल्स टीम स्ट्रक्चर यानी जो भी सेल्स का मैनेजर है शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स टीम। मैन पावर प्लानिंग यानी कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोग सेल्स पर्सन की आवश्यकता है। फिर सेल्स ट्रेनिंग प्रोसेस, कैसे आप उनको ना ट्रेन करोगे, सेलिंग के एरिया क्या क्या होंगे, रीजन्स, और मोटिवेट क्या करोगे आप लोगों को। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पर्सन्स एंड प्रोसेस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब सेल्स पर्सन किस किस के कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है ऑर्डर टेकर, यानी जो एंटरप्राइज लोगों से, कस्टमर से ऑर्डर लेता है और एंटरप्राइज को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इनसाइड ऑर्डर टेकर्स, यानी जो कस्टमर को गाइड करता है इनसाइड द रिटेल स्टोर। जो भी लोग हैं कस्टमर्स को गाइड करते हैं रिटेल स्टोर के अंदर, वो होते हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर्स। आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स यानी कि कोई कॉल पे किसी को कुछ समझाना, सपोर्ट करना, वो होता है आउटसाइड ऑर्डर टेकर। फिर होते हैं डिलीवरी सेल्स पर्सन, जो डिलीवरी देने जाते हैं। ऑर्डर क्रिएटर्स यानी जो सेलर को, ब्रांड को प्रमोट करते हैं। फिर कुछ होते हैं ऑर्डर गेटर्स, यानी जो कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं कि इस कंपनी से ये खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर इस कंपनी से आपको ये सामान लेना चाहिए, ये सामान आपको कहाँ से खरीदना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट इज सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस। सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आता है डिवाइजिंग स्ट्रेटेजिक सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक आपको सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना होता है जिसके अंदर आप फर्म के पर्सनल सेलिंग स्ट्रेटेजी को बताते हैं, फर्म का अकाउंट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या, सेल्स फोर्स का क्या एम है वो बताते हैं, डिसीजंस क्या क्या होंगे सेल्स के रिगार्डिंग, क्या क्या बजट है सेलिंग का, और क्या क्या आपने डिज़ाइन किया है सेल्स टेरिटरीज एंड एलोकेशन ऑफ टेरिटरीज टू द सेल्स पर्सन। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट यानी कि
क्या क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक सेल को अच्छा कर सकती है। उसका होता है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशंस देखनी पड़ती है मार्केट की, कि क्या अभी मार्केट में क्या चीज़ आने वाली है, या फिर क्या सरकार की क्या एक नीति आएगी जिसकी वजह से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। फिर है क्लैरिटी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको क्या क्या करना है सेल्स के अंदर, कैसी सिचुएशन आती है, हाउ यू हैव टू हैंडल द कस्टमर्स एट्सेट्रा। पर्सनल फैक्टर्स यानी आपकी पर्सनालिटी, सेलिंग स्किल्स, कमिटमेंट्स, एचआर पॉलिसीज़ यानी क्या क्या आपको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल गेन मिलेंगे, मोटिवेशन वगैरह। और फिर है असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्स। ठीक है, थर्ड के अंदर अपन आते हैं असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्स। उसके अंदर सबसे पहली बात आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आता है सेल्स एनालिसिस। आपको हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करना है कि क्या चीज़ है और कहाँ से अपन को ये एनालाइज करना है कि कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कौन से लॉस हो रहा है, कौन सी टेरिटरी अपन के लिए अच्छी है, कहाँ पे बेचना है, कौन सी एज को बेचना है। कॉस्ट एनालिसिस यानी कौन सी चीज़ जो है वो कम पैसों में बन रही है और ज़्यादा अपन को प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, फिर बिहेवियर एनालिसिस, कौन सेल्फ अप्रेजल, फील्ड ऑब्जर्वेशन, कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, एक्सप्लेन बाइंग मोटिव्स। देयर आर टू टाइप ऑफ बाइंग मोटिव्स। पहला होता है रैशनल, दूसरा होता है इमोशनल। पहला प्रोडक्ट बाइंग मोटिव और दूसरा पैट्रोनेज बाइंग मोटिव। प्रोडक्ट बाइंग मोटिव के अंदर अपन जाते हैं कि ऐसा जिसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदना है, एक कस्टमर को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदना है, उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट बाइंग मोटिव। उसके अंदर सबसे पहले आता है रेशनल प्रोडक्ट। रेशनल यानी कि जिसके अंदर आप अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, केयरफुली, लॉजिकली कंसिडरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद द परचेज। उसके अंदर सबसे पहले आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी यानी कितना स्ट्रेंथ है। एक आपने लॉकर ख़रीदा है गहने वहने रखने के लिए, तो उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसका क्या सिक्योरिटी है, उसमें कितनी जगह होनी चाहिए। फिर इकोनॉमी यानी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट, अगर कभी ख़राब हो गया उसका लॉक वॉक तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा। फिर प्रॉफिट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी कंपेयरिंग सिमिलर प्राइसेस ऑफ द सिमिलर गुड्स, कि अगर मुझे ये चीज़ इतने हज़ार में पड़ रही है तो मुझे वो वाली चीज़ भी कितने हज़ार में पड़ेगी। फिर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट्स दैट सूट हिज रिक्वायरमेंट। फिर वर्सेटैलिटी यानी इसके कितने यूज़ हो सकते हैं, कितने सालों तक ये प्रोडक्ट चलेगा। ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्ग लास्टिंग। और कन्वीनियंस यानी कि कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, उठा भी पाएंगे या नहीं। फिर है इमोशनल प्रोडक्ट बाइंग यानी आपने ऐसे ख़रीदा क्योंकि सबके पास है, मुझे भी चाहिए। प्राइड एंड प्रेस्टीज, क्योंकि आपको वो चीज़, सामान खरीदने से आपका सोशल स्टेटस राइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्यूलेशन यानी बाइंग प्रोडक्ट्स बिकॉज समबडी एल्स ऑलरेडी हैज़ बॉट दैट प्रोडक्ट, यानी आपको भी अब खरीदना पड़ेगा, आपके दोस्त के पास है PS5, आपके पास नहीं है, आपको खरीदना पड़ेगा, यह है इम्यूलेशन। फिर है अफेक्शन, बाइंग आउट ऑफ लव, किसी के प्यार में अपन ने कुछ खरीद लिया, ठीक है वो। फिर इंडिविजुअलिटी, डिस्टिंक्टिव यानी डिज़ायर टू लुक डिफरेंट, उसके पास है तो मैं उससे कुछ अच्छा खरीदूंगी लेकिन कुछ अलग। फिर प्लेजर और रिक्रिएशन यानी कुछ खुशी के लिए कुछ चीज़ खरीदना, या फिर कोई हैबिट कि आपको आदत है, अब तो आप वो आदत नहीं छूट सकती, जैसे लोग जो सिगरेट पीते हैं उनकी आदत नहीं छूट पाती ना, वैसे ही। ठीक है, हैबिट। फिर होता है पेट्रोनेज बाइंग यानी आप किसी स्पेसिफिक शॉप से सामान खरीद रहे हो। पहले था प्रोडक्ट बाइंग यानी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, और पेट्रोनेज यानी आप किसी स्पेसिफिक जगह से बाय कर रहे हो। सबसे पहले उसके अंदर रैशनल यानी कि आप जो है लॉजिकली कंसिडर कर रहे हो कि यहाँ पे जो अपन जाते हैं ना तो अपन को सस्ता सामान मिलता है, यहाँ पे सालों से लोग अपन को जानते हैं, डिस्काउंट अच्छा मिलता है वो। तो सबसे पहले कन्वीनियंस यानी कन्वीनियंट लोकेशन, आपके घर के पास है, लोअर प्राइस, प्राइस बहुत कम चार्ज करते, क्रेडिट फैसिलिटी है, कभी भी पैसे दो, कोई मना नहीं करते, बहुत ज़्यादा वाइड है चॉइस, खूब सारे ऑप्शंस है, रेपुटेशन है दुकान की कि बहुत ऑनेस्ट है सबके साथ, सबसे सेम ही प्राइस लेते हैं, किसी को ठगते नहीं हैं।
फिर नेक्स्ट है इमोशनल पेट्रोनेज, यानी कि अब किसी ने ख़रीद लिया है तो शॉप अपीयरेंस, आपको इस दुकान बहुत अच्छी लगी, भाई बहुत सुंदर दुकान है, आपको तो ये ख़रीदनी पड़ेगी, इस दर से सामान, रिकमेंडेशन, किसी ने बोल दिया कि अरे वो सुंदर दुकान वहाँ से लिया मैंने। फिर एम्यूलेशन, क्योंकि किसी और ने ख़रीदा है तो आपको भी ख़रीदना है। प्रेस्टीज, यानी आपके स्टेटस में वो चीज़ ख़रीदने से आपका स्टेटस राइज होगा। फिर हैबिट, यानी कुछ आपने उस दुकान से ख़रीदना है क्योंकि आपकी आदत हो गई है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स और क्रिएटिव सेलिंग के स्टेप्स सेम है, तो ये आप रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन सेल्स प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेन द प्रेजेंटेशन टेक्निक स्ट्रैटेजीज। सेल्स प्रेजेंटेशन यानी कि आप कैसे एक कंज्यूमर को परसुएड करते हो कि वो कोई सामान खरीदे। ठीक है, वो होता है अपना सेल्स प्रेजेंटेशन। आप कैसे प्रेजेंट कैसे करते हो, वो है सेल्स प्रेजेंटेशन। स्ट्रैटेजीज क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि एक ऐसे मैनर में, पॉजिटिव मैनर में आपने बोला है कि ये जो है परचेज़ बहुत अच्छी रहेगी आपकी, ये आप सामान खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छा सामान है, ये होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप रिसीव करते हो। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव सेलिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि आपका एम है सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो वो है कंसल्टेटिव सेलिंग। फिर है नीड आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन स्ट्रैटेजी, यानी प्रोस्पेक्ट जो डिस्क्लोज करता है उनका साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ देयर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ओपिनियंस, पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल्स। फिर होता है EIDA स्ट्रैटेजी, यानी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, यानी कि ये हर एक स्टेज को बना बताता है कि आपने पहले क्या किया था। पहले आपने किया था अटेंशन पाया था कस्टमर का, फिर उसको एक इंटरेस्ट दिलाया था, फिर उसके मन में एक डिज़ायर किया था, और फिर आपने एक्शन में लेके आगे कि ये सामान तो खरीदना है। फिर है प्रोफेशनल सेलिंग स्ट्रेटजी, यानी ईच मेंबर ऑफ द सेल्स टीम इज़ अ स्पेशलिस्ट। जैसे टेक के अंदर होता है स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है आपको कोई सामान किसी को समझाना है तो। ठीक है, फिर है डेप्थ सेलिंग, यानी आप बहुत ही अच्छे से जुडिशियस वे से आप उनको बता रहे हो कि ये सामान जो आपके इतना काम आ जाएगा, ये आपके इतना ज़्यादा हेल्पफुल है फ्यूचर के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेल्स फोर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। किस किस टाइप से अपन रिक्रूट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। सबसे पहला एक्सटर्नल सेल्स सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे कैसे आप एक्सटर्नल सोर्स में से जाते हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, एक कॉलम नहीं आता हर अखबार में, सारे अखबारों में कॉलम आते हैं कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, क्लर्क की आवश्यकता, टीचर की आवश्यकता, ये सब। ठीक है फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी गवर्नमेंट जो है ये कुछ लोगों को रजिस्टर करता है, कुछ लोगों को नहीं, मतलब जिसको भी अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है तो वो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे वो सब अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उसके थ्रू एक ये लिंक बनाती है गवर्नमेंट कि कौन सी कंपनी को किसका ज़रूरत है, किस इंसान की क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से जो है एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कराती है। ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर कैंपस इंटरव्यू, सारी कॉलेजों में लास्ट ईयर में सबके एक कंपनियां आती है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स बच्चे उठा के लेके जाती है कि अब जो है आपके जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो आप हमारे यहाँ पे आ जाना बिना किसी रिज़ल्ट वगैरह के, और रिज़ल्ट तो बाद में आता रहेगा, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेना। फिर कॉम्पिटिटर सेल फोर्स, यानी कॉम्पिटिटर्स के यहाँ पे बहुत अच्छे सेल्स फोर्स है, बहुत अच्छी, तो आप उनको अच्छे पैसे दे के ख़रीद लो। फिर अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, यानी जो कैंडिडेट्स जो पहले आए थे लेकिन उनकी पहले मैच नहीं हुई थी, रेज्यूमे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब उनकी जगह खाली हो चुकी है, तो आप उनको जो पहले से जो रेज्यूमे आ रखे हैं आप उनको कांटेक्ट करते हो। फिर वेब सोर्सेज एग्जांपल जैसे लिंक्डइन या naukri.com, इसके ऊपर आप अपलोड करते हो कि ये लोग इस चीज़ के लिए चाहिए कुछ कुछ। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल कैसे होता है? एम्प्लॉय मूवमेंट, यानी प्रमोटिंग या डिमोटिंग, किसी को प्रमोशन मिला किसी को नहीं मिला, ठीक है। फिर एम्प्लॉय रेफरल्स, कि अरे मेरे ना रिश्तेदार ही है, आप उनको रख लेना, उसको भी ये सब आता है, ठीक है, वो होता है एम्प्लॉय रेफरल्स। फिर सिलेक्शन का क्या इनका प्रोसेस है? प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर आप प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू, यानी कि एक आपको कॉल वगैरह पे आपसे कुछ एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपकी पर्सनल आपको जानने के लिए, ठीक है। फिर है फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आप उसके अंदर सिलेक्ट होते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स जो है फिल करनी होती है, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफाइड। फिर होता है इंटरव्यू, जिसके अंदर होता है फेस टू फेस इंटरव्यू, इंटरेक्शन। और इंटरव्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 5 टाइप के। सबसे पहला टाइप जो आता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि कुछ क्वेश्चंस है जो सारे लोग जो आए हैं उन सबसे सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब के उनको अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, सेम क्वेश्चन से। फिर है नॉन स्ट्रक्चर्ड, यानी कि इंसान को देख के उससे सवाल किए जा रहे, सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, उससे अलग अलग टाइप की बातचीत की जा रही है और ये सब किया जा रहा है, तो वो वाले नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिर है सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कुछ क्वेश्चंस जो सबसे पूछे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो उनके रेज्यूमो को देख के उनसे अलग अलग पूछे गए हैं। फिर है स्ट्रेस इंटरव्यू, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछना जिसके अंदर आपका टेस्ट होता है स्ट्रेस लेवल, क्या ये आप हैंडल कर सकते हो ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन। फिर होता है रेटिंग स्केल्स, यानी कि कैंडिडेट को जो है हाई रेटिंग मिलती है अगर वो उस स्पेसिफाइड क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे तो, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट यानी कि आप कैसे उनको सिलेक्ट करते हो। इंटरव्यू हो चुका है, नाउ इट इज़ द सिलेक्शन टाइम। सिलेक्शन के अंदर होता है मेंटल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि आपकी कैपेसिटी टू लर्न, आईक्यू कितना है आपका, एप्टीट्यूड यानी आप कितनी सेल्स में सक्सेस लेके आ सकते हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सा टाइप का सेल्स पर्सन आपको बनाना चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट, क्या आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। सिचुएशन टेस्ट, यानी कि आप कौन से डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे किसी को ट्रीट करोगे। फिर होते हैं रेफरेंस चेक्स, यानी कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपके पिछली कंपनी में कैसा था, कैसे आपके लोग थे, आपका बिहेवियर कैसा है वो। फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, कि आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो अपनी मेडिकल हेल्थ के बारे में, फिर नहीं तो उनके ऊपर आ जाता है आपकी पहले से तबीयत खराब, आपको बाहर भेज दिया सेल्स डोर टू डोर सेलिंग करने के लिए, और आप कड़ी धूप में आपकी तबीयत खराब हो गई और आपकी जान को कुछ हो गया, तो ये पहले ही बता देते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन से। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस, यानी क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या क्या वर्किंग आवर्स है, किस कुछ बोनस एक्स्ट्रा किस हिसाब से मिलेगा, वो सब। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। जब ये सारे स्टेजेस जो है ये क्लियर हो जाते हैं तब आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद में क्या होता है? सोशलाइजेशन और एसिमुलेशन, यानी ओरिएंटेशन। आपको सबसे मिलाया जाता है, आपकी कंपनी के सारे लोगों से मिलाया जाता है, कंपनी के रूल्स समझाए जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स इन सेलिंग। क्या क्या है लीगल और एथिकल इश्यूज़ या एस्पेक्ट्स। मिस रिप्रेजेंटेशन और हाइडिंग फैक्ट्स, यानी आपको कोई चीज़ पता है, आप इंटेंशनली कोई चीज़ आप अपने कस्टमर से छुपा रहे हो, तो वो क्या हुआ? मिस रिप्रेजेंटेशन और हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स, यानी आप इंटेंशनली कर रहे हो और ये इलीगल है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मैंने आपको ये एक बॉटल है जो मैंने आपको 100 रुपये में बेची लेकिन दूसरे वाले को सिर्फ 80 रुपये में बेच दी, ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ब्राइब, यानी मैंने कुछ अंदर घूसखोरी करी कि नहीं ये वाला सामान तो मैं आपको ही बेचूंगा, ये वाला तो डील आपकी ही है, ये डील तो पक्की आपकी है। फिर है टाई इन सेल्स, यानी कि दो चीज़ें हैं जो है आपको साथ में खरीदनी पड़ेगी। जैसे कुछ सामान होते हैं ना जिस पे बाय वन गेट वन होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने एक बॉटल खरीदी तो आपके उस पर 50% पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि बाय वन गेट वन है तो आपको वो सेम टू सेम एक और बॉटल खरीदनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर आपके 50 और 50 वाला लगेगा और एक बॉटल का प्राइस लगेगा 2 बॉटल खरीदने पे। लेकिन जब आप एक बॉटल खरीदोगे तो उस एक बॉटल की जो प्राइस है वो
पूरी लगेगी। फिर है फॉल्स प्रॉमिसिंग और ओवर प्रॉमिसिंग, यानी कि कुछ ऐसा आपने बोल दिया कि अरे ये तो बहुत अच्छा होता है सामान, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, लेकिन ये जो चीज़ है ये पूरी गलत है। आपने बोला कि ये जो पानी है इसमें पूरे टाइम गर्म रहेगा बॉटल में, बट जैसे ही आपने पानी डाला 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ठंडा हो गया। फिर है सेलिंग हजार्डस एंड स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स, यानी फेक ना लो क्वालिटी का सामान, ख़राब सामान ये बेचना। डिलेड डिलीवरीज ऐसा लीगल इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि एक इससे बैड इम्प्रेशन पड़ता है तो ये एक ख़राब चीज़ है। फिर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, कह रही ये सामान तो बहुत ही रेयर है, आपको ये हमारे यहाँ ही मिलेगा, ये सब करना इलीगल है। ऑनलाइन सेलिंग फ्रॉड, पैसे ले लिए सामान नहीं भेजा, या सामान भेज दिया और लेकिन ख़राब क्वालिटी का भेजा। ठीक है। फिर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी और क्वांटिटी, आपने सामान मंगाए थे 10 सामान मंगाए थे, 8 ही आए 5 ही आए। ठीक है। फिर होता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, आपने एक तो सामान खरीदा उसके अंदर आपकी डिटेल्स ली, फ़ोन नेम ये सब लिया, अब आपको बार बार कॉल किए जा रहे मैडम हमारे साथ ना ये सामान आया, ये ले लो मैडम वो ले लो। ठीक है। आपको बार बार दुखी करते, तो ये भी जो है ये इनएथिकल वे है। ये अपन ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट हो, और लाइक भी कर दीजिए।